हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट ऑफ टू रूट में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 की जो हमारी ज्योग्राफी की सेकंड बुक है, जिसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इस बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो और इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में अपने शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली जनगणना कब हुई और पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। और इसकी पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? 1881 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? तो जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। इसका आंसर ये है आपके सामने। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि हर वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की संख्या को क्या बोला जाएगा? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, और इसी में एक और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? पहला है दिल्ली, इसका जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कितना है? 11,297। आपके और भी राज्य है, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, हमारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य है जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे भी राज्य है जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि हर वर्ग किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये ऐसे राज्य है जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा कम है भारत में। ठीक है, इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर को देखोगे तो बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है जम्मू कश्मीर का अपना, लेकिन उसके जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व किसे कहते हैं? तो कायिक घनत्व को कुछ हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे केवल कृषित क्षेत्र। और कृषि घनत्व को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? ठीक है, और इसके कितने घटक हैं? तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। मोटे तौर पर जनसंख्या में जो बदलाव होता है उसी को बोला जाता है जनसंख्या वृद्धि। और ये दो तरीके से होता है, या तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होती है या फिर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है। ठीक है, और इसके घटक की बात करें तो इसके 3 घटक होते हैं। कितने घटक? 3 घटक। जन्म दर हो गया आपका, मृत्यु दर हो गया आपका, और एक हो गया प्रवास। ये है जनसंख्या वृद्धि के घटक। भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर भारत की कितनी है? 1.64, यानी कि 1.64%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय युवा नीति किसे कहते हैं? इसके बारे में बताओ। तो राष्ट्रीय युवा नीति क्या है? राष्ट्रीय युवा नीति वह नीति थी जिसकी शुरुआत फरवरी 2014 में हुई थी, और ये नीति बेसिकली जो है युवाओं के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो देश के युवा है वो सक्षम बन जाएं,
ठीक है, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करने के लिए वो सक्षम बन जाए और उन युवाओं के द्वारा जो है हमारा देश सक्षम बन जाए। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य, दो उद्देश्य थे। एक तो युवाओं को, देश के युवाओं को मजबूत बनाना और फिर उनके द्वारा देश को मजबूत बनाना, इसका ये उद्देश्य था। ठीक है, इस नीति के अनुसार 15 से 29 साल के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो जो है युवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के भाषाई संगठन की व्याख्या कीजिए। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर आप जरा सा झांकोगे तो देखिए ये हमारा कि भारत के भाषाई संगठन की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो भारत के भाषाई संगठन की अगर बात करें तो आप जानते हो कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में टोटल जो है कितनी भाषाएं हैं, 179 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और 544 बोलियां बोली जाती हैं, यानी बोली अलग और भाषाएं अलग हैं। ठीक है, लेकिन संविधान में 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। बात की जाए हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, ऐसी भी कुछ भाषाएं हैं जो बहुत ही कम बोली जाती है, जैसे संस्कृत भाषा, बोडो भाषा और मणिपुरी भाषा। ठीक है, ये ऐसी भाषा है जो बहुत ही कम बोली जाती है। अगला क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि भारत के धार्मिक संगठन की व्याख्या कीजिए। तो अगर भारत के धार्मिक संगठन की बात करें, वैसे तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको, पूरा क्वेश्चन और आंसर मैंने लिख रखा है, आप इसको आराम से पढ़ के आराम से लिख सकते हो, इसे याद कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और जब आप याद करने बैठो तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाए। तो धार्मिक संगठन की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो मानने वाले लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? हिंदू, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है सबसे ज्यादा भारत में रहते हैं। उसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो दूसरे नंबर पे रहते हैं। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? जैसे पश्चिम बंगाल में हो गया, हमारा दिल्ली में हो गया, और आपके जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम समुदाय रहते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से बता रहा हूँ मैं आपको, मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मुस्लिम समुदाय आबाद है। ठीक है, केरल और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी मुस्लिम समुदाय रहते हैं। इसके अलावा जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जो है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, जैसे गोवा में भी रहते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, इन जगहों, इन राज्यों में ईसाई जनसंख्या रहती है। जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम क्षेत्र में रहते हैं, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है, तो ये था भारत का धार्मिक संगठन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? ठीक है, तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम एक साल में 6 महीने काम करता है, उसे बोला जाता है मुख्य श्रमिक। ठीक है, जो कम से कम एक साल में 6 महीने काम करता है, या 183 दिन। ठीक है, और जो सीमांत श्रमिक होता है वो वह व्यक्ति होता है जो 6 महीने से कम काम करता है, उसे बोला जाता है सीमांत श्रमिक। क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के व्यावसायिक संगठन की व्याख्या कीजिए। व्यावसायिक संगठन का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक संगठन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी काम में लग जाना है, किसी काम को करने को ही हम क्या कहते हैं? व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय का मतलब आप समझते हो ना, तो इसी को बोला जाता है व्यावसायिक संगठन। अगर भारत के व्यवसायिक संगठन की बात की जाए तो भारत में जो प्राथमिक सेक्टर है वहां पे मजदूरों की संख्या ज्यादा है, यानी प्राथमिक सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं, जबकि जो दूसरा और तीसरा सेक्टर है वहां पे कम काम करते हैं। इसके अलावा अगर स्त्री और पुरुष की बात की जाए तो तीनों सेक्टर में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों सेक्टर में जो है पुरुष सबसे ज्यादा काम करते हैं, यानी महिलाओं की जो उसके अंदर संख्या है वो कम है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन समय के साथ इसमें धीरे धीरे थोड़ा बदलाव भी हुआ है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में मजदूरों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जो है मजदूरों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्था। ठीक है, या 4 अवस्था। तो आइए इसको भी एक बार समझा देता हूँ। मैं आपको पूरा लिख रखा है वैसे मैंने, आप पढ़ लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो उसको जो है 4 अवस्थाओं में देखा जा सकता है। ठीक है, पहली अवस्था में क्या था कि भाई जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों ऊंचे थे। अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे क्यों थे? क्योंकि जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं थी वो बहुत ही कमजोर थी, यानी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, और इसलिए जो है जन्म दर और मृत्यु दर इस अवधि में बहुत ऊंचे थे। ये अवधि कब से कब तक थी? ये अवधि 1901 से 1921 तक थी। ठीक है,
जो दूसरी अवधि थी, जो दूसरी अवस्था थी, वो कब से कब तक थी? वो 1921 से 1951 तक थी। ठीक है, और इसमें क्या था, जन्म दर तो ऊंची थी लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी हो गई थी। और मृत्यु दर में कमी क्यों हो गई थी? क्योंकि जो स्वास्थ्य और हमारी स्वच्छता की चिकित्सा सुविधाएं थी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार आ गया था, साफ सफाई में सुधार आ गया था, जिस वजह से क्या हुआ, मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी हो गई। ठीक है, जो तीसरी अवस्था थी, तीसरी अवस्था में क्या हुआ, जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ी और जो मृत्यु दर थी वो बहुत तेजी से जो है गिर गई, जिस वजह से इस अवधि को जो है विस्फोटक अवधि के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, चौथी परावस्था क्या है? चौथी परावस्था जो थी, या चौथी अवस्था जो थी, वो 1981 से वर्तमान तक है, यानी अभी आज तक है। ठीक है, इस अवधि में क्या है, जन्म दर ऊंची तो है लेकिन वो धीरे 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 जो है कम होती जा रही है। ठीक है, मृत्यु दर भी धीरे 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 कम होती जा रही है। तो ये जो है हमारी चौथी परावस्था है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको इस चैप्टर में डायग्राम भी दिखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम, जैसे देखिए क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आप देखिए डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आप जो इसके अंदर डायग्राम आपको दिख रहे हैं ना, जो टेबल वगैरह दिख रही है, उनको भी एक बार देख लेना, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा आपसे 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कम से कम एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जो है आपका कितने नंबर का होगा, या तो 5 नंबर का या 3 नंबर का। अगर इस चैप्टर से 5, 4 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी हिसाब से इसकी तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे ये। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। तो ये थी वीडियो आज की, जिसमें मैंने आपको कोशिश करी कि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवा सकूं, बता सकूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको किसी और चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए, इमरजेंसी है, तो आप जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।